नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सिंह मस्तेनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अधिगम के प्रकार के विषय में आज आपको और प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन कराने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की अवधारणा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन, हमारे जो व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों में परिवर्तन होता है। उन परिवर्तनों की आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन, एक बालक जन्म लेता है, शिशुअवस्था में छोटा शिशु होता है और धीरे धीरे सने सने बढ़ता है, बहुत सारे अनुभव उसके पास होते चले जाते हैं और उन सारे अनुभवों को जीवन में कहीं ना कहीं वो प्रयोग करता है। लेकिन जो भी अनुभव उसके पास होते हैं, जितने भी अनुभव उसके पास होते हैं, उन सारे अनुभवों का कहीं ना कहीं जीवन में वो उपयोग करता है। लेकिन अमूमन हम लोग कहते हैं कि लर्निंग चेंज ऑफ बिहेवियर, लर्निंग का मतलब व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन। लेकिन व्यवहारों में किस प्रकार का परिवर्तन हो, कहीं परिवर्तन ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बुखार के कारण परिवर्तन हो रहा है, किसी बीमारी के कारण हो रहा है, या किसी रोग के कारण परिवर्तन हो रहा है, या थकान के कारण परिवर्तन हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये भी परिवर्तन है। लेकिन रोग के कारण, थकान के कारण, किसी चिंता के कारण ये होने वाले क्षणिक परिवर्तन होते हैं, जिनको हम अधिगम नहीं कहते हैं। अधिगम किनको कहते हैं? अधिगम जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है कि थकान, दवाखाने, बीमारी से व्यवहार में आए परिवर्तन को हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये जो है अधिगम हो गया, कुछ सीखा है। नहीं, ये सीखा नहीं, ये क्षणिक परिवर्तन है। इसके बाद मनोविज्ञान सीखने का सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों की बात करते हैं। मनोविज्ञान जो है सिर्फ सीखना, लर्निंग कहाँ कहता है? लर्निंग सिर्फ उन्हीं अनुभवों को कहता है कि जो अभ्यास के कारण हो, या तो वो किन की बात करता है कि या तो वो अभ्यास के कारण हो या अनुभव। क्योंकि वे जो परिवर्तन होते हैं, ये जो परिवर्तन जो होते हैं, इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? इन परिवर्तनों को हम वे कहते हैं लर्निंग, अधिगम, सीखना। वो आप कैसे सीख रहे हो? अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस करके किसी चीज़ को। क्लास में टीचर बच्चों को क्या कराता है? प्रैक्टिस कराता है कि चलो ये तुम्हें हमने आज एक्सरसाइज दे दी, इसकी प्रैक्टिस करके आना। बार बार हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते ही हम उसकी चीज़ों को सीख जाते हैं। सीखना क्यों जरूरी है? सीखना समायोजन के लिए, मतलब जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतना अच्छा हमारा क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा, समायोजन होगा। समायोजन के लिए ही हम, ये उद्देश्य क्या है? बालक का उद्देश्य क्या है लर्निंग का? समायोजन करना। इसके अलावा वुडवर्थ महोदय एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो कह रहे हैं कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। नवीन ज्ञान, नया कुछ हो, और नई एक्टिविटीज़, वो कह रहे हैं कि न्यू एक्टिविटीज़, जो नई एक्टिविटीज़ हैं, नई प्रक्रिया हैं, उनको सीखना। क्या है वो? चाहे हम छोटा बच्चा, शिशु जो होता है, सबसे पहले इन्फेंसी पीरियड की बात करते हैं, शिशुअवस्था की, वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलता है, फिर पैरों के पंजों के बल चलता है। यानी कि चलने की जो उसकी प्रैक्टिस है, जो उसने प्रैक्टिस की, जो कुछ नया सीखा है, नई एक्टिविटीज सीखी, वही उसकी लर्निंग हुई। एक बड़े किशोरावस्था का बालक तबला बजाना, हारमोनियम बजाना सीखता है, तो उसको हम कहते हैं देखिए ये इसकी लर्निंग हो गई, ये तबला बजाना सीख गया, ये हारमोनियम बजाना सीख गया, इसकी लर्निंग हो गई, ये सीख लिया। और कहाँ समायोजन हो गया? जीवन का समायोजन हो गया। प्लस कोई मंडली है, गाने बजाने वाली भजन मंडली है, कहीं भी है, उसका वहाँ समायोजन हो सकता है। उसको वहाँ अपने आप अलग थलग नहीं लग रहा, उनके साथ में है कि मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूँ। गिलफोर्ड महोदय क्या कहते हैं? एक मनोवैज्ञानिक और है गिलफोर्ड, क्या कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहारों के कारण व्यवहारों में आया परिवर्तन ही क्या है? यही लर्निंग है, यही अधिगम है। व्यवहारों के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन ना, हम कोई ऐसा व्यवहार करते हैं, कि जो मेरे परिवर्तन व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर दे, स्थायी परिवर्तन कर दे। फिर आप उसको ध्यान को भूलेंगे नहीं कि ना दवा खाने से, ना बीमारी से, ना चिंता से, हम उसको सीख रहे हैं। किसी के व्यवहार से तलवारबाजी सीख रहे हैं, बंदूक चलाना सीख रहे हैं, घुड़सवारी सीख रहे हैं, तैराकी सीख रहे हैं, बैडमिंटन सीख रहे हैं। एक व्यवहार करा मैंने, व्यवहार क्या है? बैडमिंटन खेलना। और मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया कि मैंने बैडमिंटन सीख दिया। तो ये आपने इसको कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ था। इसके बाद सीखने के हम प्रकारों की बात करेंगे। तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले अभिगणन सीखना। इसमें छात्र को कोई भी चीज या तो लिख कर दे दी जाती है, या उसको क्या की जाती है? बोल कर दी जाती है। पहले जब हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो उस समय ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हुआ करते थे। तो बालक को क्या कराया जाता था कि चीजें रटाई जाती थी। ऋषि क्या करते थे? चीजों को रटाते थे, और बच्चे उन्हीं जो उसके श्लोक होते थे वेदों के, उन श्लोकों को वो रट लेते थे और रट करके पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ट्रांसफर करते थे। ये चीज़ हम लोग उसके अंदर देख रहे होते थे।
या हम उसको लिखित सामग्री दे दें। आधुनिक समय आप देख लिए, जब हमारा कागज़ आ गया, बुक्स आ गए, आज और डिजिटल आ गया हमारे पास सारी चीज़, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, तो कई प्रकार के माध्यम से हमें नॉलेज मिल रही है और हम कई प्रकार की नॉलेज गेन करते चले जा रहे हैं। हम जहाँ इंटरनेट खोलते हैं, गूगल सर्च इंजन में खोलते हैं और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, उन सर्च इंजन में मेरे मन में आने वाली कोई भी जिज्ञासा हम उसको शांत कर लेते हैं और हम उसको कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बहुत सारे अनुभव हम सुन के, छोटे बच्चे, पहले इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, दादा दादी कहानियाँ सिखाते थे, उन सारी कहानियों के अंदर कहीं न कहीं मोरल छुपा होता था, एक नैतिक शिक्षा छुपी होती थी और वो नैतिक शिक्षा को छोटा बच्चा उसको सीख रहा होता था और अपने आप में आत्मसात कर रहा होता था। तो मैं कह रहा हूँ, बोल कर, टीचर ओरल लेक्चर देते हैं, क्लास में आते हैं, अपनी बात बोल के समझाते हैं, छात्र उसको सुनता है, सुनने के बाद उन चीज़ों को वो आत्मसात करता है, अपने आप में परिवर्तन करता है और वो फिर जब खुद टीचर बन जाता है या जीवन के वास्तविक जीवन में जाता है तो उन्हीं प्रकार की जो चीज़ों से सीखी थी, उन्हीं सभी अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को सफलता के साथ में जीता है। इसके अलावा अन्वेषण सीखना, अन्वेषण जिसको हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, इससे छात्र किसी नए नियम या विचार को सीखता है। नया नियम, बहुत सारे नए नियम होते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी विषय की खोज की गई होगी, किसी न किसी नियम की, चाहे मैं आर्किमिडीज सिद्धांत की बात करूं, चाहे मैं जड़त्व के नियम की बात करूं, चाहे पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं, ये विभिन्न प्रकार की बातें जो हैं कहीं ना कहीं सीखी गई हैं, इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन हुआ है। जैसे आपने जेम्स वाट वाली सुनी थी, जेम्स वाट ने क्या किया, एक बार देखा पतीली का ढक्कन बार बार हिल रहा था, उसके अंदर भाप के कारण पतीली ढक्कन ऊपर उठ रहा था। जेम्स वाट ने उस पर कुछ रखा और देखा कि फिर वही, तो भागा बाहर की ओर, भाप में शक्ति है, और जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक भाप का इंजन बना दिया। न्यूटन कहाँ था, न्यूटन एक पार्क के अंदर लेटा हुआ था, अचानक उसके सिर पर सेब गिरा और वो भागा तेजी से कि अर्थ जो है मुझ पर क्या कर रही है, एक बल लगा रही, प्रेशर मुझे खींच रही है अपनी ओर, खींच रही है चीज़ों को अपनी ओर, और एक हमें नियम मिला है। तो इसी प्रकार बहुत सारे नियम जो हैं हमें कहीं ना कहीं मिलते जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे नियमों को डिस्कवरी करते हैं और वो जो है हमारे अधिगम के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। तीसरे हम क्या, रट कर सीखना। देखिए, रट कर सीखने का होता, कुछ चीज़ ऐसी होती जिसको हम एज इट इज रटते हैं, एज इट इज रटते हैं और उनका बहुत सारा अर्थ हमें समझ में नहीं आता। जैसे हम लोग गिनती हैं, पहाड़े हैं, क्लास में हमको टेबल रटाई जाती रही है हमेशा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस प्रकार से हम लोग 2 का, 3 का, 5 का, 8 का, तो 2 तक, 5 तक, 10 तक, 20 तक, 30 तक, खूब सारे हम लोग पहाड़े रटते थे। अब रटने का क्या आशय था वो हल्का सा हमें समझा दिया गया, लेकिन फिर भी हमने उनको रटा, और रटने के बाद में वर्ग है, घनमूल है, वर्गमूल है, ये सारी चीज़ हमने रट ली। तो जब मैं मैथमेटिक्स के जब भी सवाल लगाता हूँ, मैं तुरंत मुझे याद आ जाती है, भाई ये चीज़ है, a² + b² का मुझे a² - b² मुझे सिखाया गया, मैंने a + b a - b तुरंत सीख लिया और उसका कहीं भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो चीज़ों को जब हम सीखते हैं, रटते हैं जब उन सब चीज़ों को, तो रटने के बाद क्या होता, उन चीज़ों को हम अपने उसमें प्रयोग करना शुरू कर देते। बहुत सारी कहानी होती, कविताएं होती, हालांकि उनका सेंस होता है, लेकिन कई बार हम चीज़ों को एज इट रट लेते हैं कि जैसे मानो, जैसे मैंने बहुत सारे अलंकार थे, रस थे, छंद थे, उन रस, छंद, अलंकारों के जो उदाहरण थे एज इट इज रट लिए और रटते रटते वो हमें याद हो गए और उनके हम भाव भी समझ गए और भाव प्रस्तुत करने लगे। इसका अर्थपूर्ण सीखना, इसमें सीखे जाने वाली सामग्री को नियम के अनुसार सीखा जाता है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि नियम जो लग रहा होता है, उस नियम का जो मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया कि मैंने आपसे क्या कहा, रस, छंद, अलंकार जो होते हैं, जैसे हम यमक अलंकार की बात करें, कनक कनक 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए, तो यहाँ कनक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, धतूरा और सोना, यहाँ हम अर्थ कह रहे हैं, तो उसका अर्थ भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस अलंकार को भी हम जान रहे हैं कि एक शब्द की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, इस प्रकार के मैंने यमक शब्द किया, हो सकता है आपके पास दूसरा कोई वर्ड आ जाए, वहाँ पुनरावृत्ति होती है। रस, छंद, अलंकार होते क्या हैं, तो फिर हम बताएं, रस, छंद, अलंकार वे होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि नियम लगा दिया मैंने। इसी प्रकार हम जिन भी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि उनको उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स हमने देखा हो, टीचर्स के आप कहते हैं साहब डेरिवेशन करा दो, डेरिवेशन वो आपको बताते हैं कि देखिए ये जो आपको ये सिखा दिए, ये इसके बाद में इस प्रकार के पैटर्न पे ये सवाल जितने भी हैं सारे हल होंगे। मैथमेटिक्स में आपने घिरने वाले सवाल लगाए होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के आपने सवाल लगाए होंगे,
आपने 10 का फार्मूला उसमें लगाया था कि आपने 1090 और 1045 के आपने हमेशा कोण बनाया और ये इस प्रकार से आपने उसको सीख लिया। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने सीखे हुए थे। आपने उसके सरल करने के लाल बटे कका आपने कर दिया था और उसके माध्यम से आपने उस विषय को सरल बनाया। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अर्थपूर्ण उसका कुछ अर्थ बना करके या कुछ तत्व बना करके हम चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखने के स्तर की बात करेंगे, यानी कि लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात करेंगे। देखिए मनुष्य में जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। दो प्रकार की लर्निंग होती है, हम लोग बात करते हैं क्या होती है जब एजुकेशन की बात करते हैं, तो वैसे हम अमूमन दो प्रकार की लर्निंग की बात करते हैं। पहली होती ब्रॉड और दूसरी होती नैरो। ब्रॉड कौन सी होती है? ब्रॉड लर्निंग वह होती है, ब्रॉड एजुकेशन वह होती है जो जीवन पर्यंत, बर्थ टू डेथ, जीवन पर्यंत पूरे चलती है। और दूसरी शिक्षा जिसको हम नैरो एजुकेशन कहते हैं, क्लास में निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति, निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा होती है। तो इसी प्रकार सीखने में मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ सीखता रहता है और बहुत सी बातों उसकी आवश्यकता पड़ने प्रयोग करता है। जब हम बहुत सारी चीज़ सीख रहे होते हैं तो कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि इनका उद्देश्य क्या है। छोटे बच्चों को, जो बाल अवस्था के चाइल्ड होते हैं, उनको हम जब कुछ सिखा रहे होते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि इस जो मैंने नैतिक शिक्षा तुम्हें बताई है, इसके पीछे मोरल छुपा हुआ है, एक नैतिक शिक्षा छुपी है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए है, या अन्य कोई मोरल इसके पीछे छुपी होती है, चोरी करना पाप है। तो इस मोरल के माध्यम से धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम सीख रहे होते हैं और ऐसे हम बहुत सारे अनुभव अपने जीवन में सीखते हैं। यानी कि शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था तक आते हैं, बहुत सारे अनुभव हमारे पास हो जाते हैं। कुछ हम क्लासेस में सीखते हैं, कुछ हम ग्रंथों से सीखते हैं, कुछ चलते फिरते सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं। बहुत सारे ज्ञान को हम अपने अंदर समाहित करके अपने जीवन को सहज और सरल बनाते हैं। इसमें वो कहते हैं कि सीखना कितने प्रकार, 3 प्रकार का होता है। स्मृति स्तर का सीखना, बोध स्तर का सीखना और चिंतन स्तर का सीखना। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, स्मृति, बोध और चिंतन। अब मैं तीनों प्रकार के स्तरों की आपसे डिस्कस करूंगा, आखिर ये तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्मृति स्तर का सीखना। इसमें जब सीखने वाला बिना किसी तथ्य या ज्ञान को जाने समझे बिना सीधा ही सीखता है, उसे ग्रहण करते हैं, प्रत्यास्मरण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्मृति स्तर का। मतलब चीज़ों को हम ज़्यादा उसका अर्थ नहीं समझ रहे और एज इट इज़ हमने रट लिया। बचपन में हमने कहा जब पहाड़े हमको रटाए जाते थे तो हम नहीं पूछते कि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 क्यों हो रहे हैं। हम रटते हैं, चिल्लाती पूरी क्लास एक साथ। अमूमन स्कूलों में ये कराया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। और उसके मुंह से उठते समय अगर सोते हुए उसको हिला दें हम कि बेटा 2 छक्के कितने होते हैं, तो वो कहे 2 छक्के 12 होते हैं पापा, अंकल 2 छक्के 12 होते हैं, इस प्रकार बता देता है। यानी कि उसको वो चीज़ रट गई हैं। तो पहले बिना तथ्य को जाने, हम उसके तथ्य नहीं जानते, इसके तथ्य बाद में हम सिखाएंगे। मतलब बड़ी कक्षा में जब वो जाएगा बच्चा तो उसको सीखेगा। उसको नाव दे जाते, जाओ पानी में तैराओ, नाव तैर रही है, नाव पानी में क्यों तैर रही है नहीं बताया, हमने उसको नाव तैराना सिखा दी। छोटे छोटे बच्चे नाव सिखा दी हमने, वो कागज़ की नाव बना के तैर रहा है। हमने उसको एक हवाई जहाज़ बना के सिखा दिया, वो हवाई जहाज़ बनाना सीख गया, कागज़ का उड़ा रहा है। क्यों उड़ रहा है उसको नहीं पता है, ये हम नहीं बता रहे, क्यों, अगली कक्षा में हम उसको सिखाएंगे। तो मैंने कहा कि ये सब चीज़ें एज इट इज़ वो सीख रहा है। बोध स्तर का सीखना दूसरे प्रकार का, जब सीखने वाला किसी वस्तु, क्रिया अथवा तथ्य का ज्ञान सोच समझ कर प्राप्त करता है, बोध स्तर का। मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम जाने कि आखिर ऐसा क्यों है, उसकी नॉलेज लें, कारण जाने, किसी भी कथन के पीछे उसका जो भी कारण है उसको जाने। जब हम उस चीज़ को जानने लगते हैं तब ये हम बोध करना कहते नहीं, बोध मुझे इस चीज़ का नहीं रहा। तो जब हम उसका बोध कर लेते हैं तो बोध स्तर का उसको हम सीखना कहते हैं। सोच समझकर प्राप्त करता है। क्लासेस में मैंने कहा ना कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी क्या होती है, उसकी चिंतन मनन की क्षमता बढ़ने लगती है। इन्फेंसी पीरियड के बाद जैसे ही बालावस्था में आता है, हालांकि कई विद्वान कहते हैं कि शैशव अवस्था ही व्यवस्था है जिसमें उसका पूरा एटीट्यूड बन जाता है, सब कुछ उसका तैयार हो जाता है, पूरा भविष्य में क्या होने वाला है वो शैशव अवस्था ही पता पड़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान इससे सहमत नहीं होते। वो कहते नहीं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था भी 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिन अवस्थाओं में सीखा हुआ ज्ञान पूरे जीवन भर चलने वाला होता है, जो उसके द्वारा सीखा हुआ होता है। तो वो क्या कह रहा है कि किसी भी प्रकार की वस्तु क्रिया से जो भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो भी चीज़ें वो सीख रहा है, ये सारी चीज़ों को सीखते हुए वो क्या कर रहा है, अपने जीवन को सरल सहज बना रहा है। तो सोच समझ कर, यानी कि जब हम बच्चे को कोई कहानी सिखाते हैं, देखिए छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, कुछ कहानियाँ सिखाते हैं। चंदा मामा हो गई,
चंपक हो गई, कहानी हो गई, और उन कहानियों के बच्चों क्या करते हैं, कहानियों को सीखते हैं। उस कहानियों के पीछे क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या मोरल है, क्या क्या चीज़ें हैं, और वो उनको सीखता हुआ चला जाता है। और वो सीखते हुए उसको उन सब चीज़ का बोध होता है कि ये क्या हो रहा है, इस कहानी के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या अर्थ इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, कितने प्रकार की जीवन क्या है। हम फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी में ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी कहानियों में कहीं ना कहीं एक पूरी श्रृंखला होती है कि एक राजा था, छोटा था, राजकुमार था, रानी थी, विवाह हो रहा, संग को कई प्रकार की चीज़ें उसके साथ में जोड़ करके हम उसको एक स्टोरी नुमा बना देते हैं, एक कहानी नुमा उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चा जब क्लास में जाता है तो उसको बार बार वही आदत होती है, वो कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है, चीज़ों के तथ्य को जानने की कोशिश करता है, उसके कारणों को जानने की कोशिश करता है, और उनके कारणों को जानना, उसके तथ्यों को जानना, ये उसको हम कहते हैं कि बोध स्तर का सीखना। तीसरा चिंतन स्तर का सीखना, जो सीखने वाले को किसी गुण तत्व को सीखने के लिए चिंतन करना पड़ता है, तो चिंतन स्तर का सीखना कहते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान निकाला जाता है। देखिए तीसरे प्रकार का है कि चिंतन स्तर, इसमें क्या होता है कि इसमें जब आपके पास, जब छात्र के पास कोई बात दी जाती है तो क्या करता है कि उससे चिंतन मनन करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आकाश क्यों है, पृथ्वी क्या है, समुद्र का पानी खारा क्यों है, पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, हम कैसे जीवित हैं, पेड़ पौधे कैसे उत्पन्न हैं। कई प्रकार के प्रश्न बच्चों के आते हैं। आप देखेंगे बाल अवस्था के बालक, इस पर केस स्टडी अगर आप करें तो देखेंगे कि बाल अवस्था के बाद, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड जो होती है, मतलब स्टार्टिंग की जो बाल अवस्था होती है, प्रारंभिक बाल अवस्था होती है, वहाँ बच्चा इस प्रकार खूब प्रश्न पूछता है। या पोस्ट इन्फेंसी पीरियड की बात करें, मतलब शैशवावस्था की जो आखिरी वर्ष हो रही हो, और बाल अवस्था की प्रारंभिक अवस्था जो होती है, वहाँ आप देखोगे, वो जॉइंट पर आप देखोगे तो बालक के अंदर कई प्रकार की प्रश्न पूछने की आदत होगी। वो कई प्रश्न पूछेगा, आकाश का रंग नीला क्यों है, पानी से हम क्यों पीते हैं, ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, भगवान को हम क्यों पूजने जाते हैं, हम अगरबत्ती क्यों लगाते हैं, फल क्यों चढ़ाते हैं, शंकर जी को दूध क्यों चढ़ा, आदि 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 बहुत सारे प्रश्न की श्रृंखला उसके सामने होती है। और प्रश्न वो आपसे बहुत सारे पूछता है, बड़े जिज्ञासु होता है बालक। तो आपको लगता है कि ये मेरा ही बालक जिज्ञासु, नहीं, सभी बालक ऐसे जिज्ञासु होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है इस प्रकार की जिज्ञासाओं का, और उन पर वो चिंतन करता है, और चिंतन करते 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 उन सारे चीज़ों का अर्थ निकालता हुआ चला जाता है। और फिर हमारा मस्तिष्क जो है चिंतनशील हो जाता है। बालावस्था हम चिंतन करते हैं, युवावस्था हम चिंतन करते हैं, वृद्धावस्था तक आते आते चिंतन करते हैं। हम अपने जीवन की बहुत सारी बातों का चिंतन मनन करते हैं। बहुत सारे लोगों से कहा जाता है कि आप सुबह उठते ही बेड को ना छोड़ें, सबसे पहले उठकर के ये करें कि मेरे आज कौन कौन से काम करना है, आप चिंतन करें, मनन करें। आप जब रात को सो रहे होते हो तो आप इस बात का चिंतन करें कि आपने आज दिन भर में क्या क्या अच्छे काम किए हुए, और कौन सा कार्य तो आज आपसे छूट गया। तो आप जब इस प्रकार का चिंतन मनन करते हैं तो आप अच्छी निद्रा लेते हैं। कई लोग कहते हैं साहब हम अनिद्रा का शिकार हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हैं। किसी एक ही विषय पर बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त होना, कोई एक ही बात आप पर बार बार हावी होते जाना, कई प्रकार की बातों के बारे में चिंतन मनन करना, धर्म की चिंता करना, न्याय की चिंतन करना, ईश्वर के बारे में करना, अपने सब्जेक्ट के बारे में करना, पुरानी यादों के बारे में चिंतन करना, बहुत सारी होती। किसी विषय के बारे में चिंतन करना, जब हम किसी कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाई हुई बातों का चिंतन मनन करते हैं तो फिर वो चीज़ें मुझे याद हो जाती हैं। और यदि हम कक्षा में पढ़ी हुई बातों का हम चिंतन नहीं करते हैं तो फिर बातें वो कैसी होती हैं, भूल लें, हमारे वो चीज़ें चली जाती हैं, फॉरगेटन हो जाती हैं, हम भूलने लगते हैं। तो हमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है। चिंतन स्तर का सीखना इसको कहते हैं। इसके अलावा हम करेंगे जो हमारा अधिगम है, उसको अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो आप देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन। सबसे पहले बुद्धि, सबसे पहले मेरी बुद्धि। तो बुद्धि कैसे होती है, कम बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं किसी विषय को देर से सीखते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। देखिए लर्निंग में हमने क्या कहा कि आपके पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, बल्कि आज हम लोग लर्निंग से और दूर हो रहे हैं। आज तो हम फ़ोन नंबर भी याद नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोगों के फ़ोन नंबर भी याद नहीं कर पा रहे। एक समय होता था हर व्यक्ति को 10-10, 5-5 फ़ोन नंबर है, अपने घर का, मित्रों का, रिश्तेदारों का फ़ोन नंबर याद होते। आज हम फ़ोन नंबर ही भूलते चले जा रहे हैं। बुद्धि, हम उसका प्रयोग कम कर रहे हैं। क्यों? मेरे मोबाइल में सारे नंबर फीड हैं। बड़े बूढ़े पुराने बहुत सारी चीज़ें उंगलियों पर कर लेते थे, आज हम लोग तुरंत कैलकुलेटर निकाल के उसको जोड़ना घटाना करते हैं।
तो वो कह रहे हैं बुद्धि का प्रयोग जितना आप ज़्यादा करोगे उतनी आपकी बुद्धि शार्प होगी। और कम बुद्धि वाले जिनका आईक्यू लेवल कम है, आईक्यू लेवल जो हम आईक्यू टेस्ट के द्वारा हम आईक्यू पता करते हैं, तो आप देखिए जिनकी आईक्यू कम है वो चीज़ों को देर से सीखते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि ज़्यादा होती है, जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। तो ये जो है बुद्धि का ये कारण होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, उम्र एवं यौन, देखिए कक्षा में किसी चीज को सीखने के ये तीनों कारक बड़े प्रभावी होते हैं। सबसे पहले कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि मैं फिट हूं, मेरे चेहरे मुस्कान है, मेरे चेहरे पर तनाव नहीं है, मैं संतुलित भोजन लेता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, रनिंग करता हूं, दौड़ता हूं, भागता हूं, योगा करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, मैं शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हूं, तो आप देखेंगे मैं स्वस्थ हूं। और स्वस्थ मस्तिष्क आप क्या करता है, अच्छी लर्निंग करता है, अच्छी लर्निंग करता है, उसकी लर्निंग स्टेमिना बढ़ जाती है। और आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चोट लग गई है, तनाव है, घर पे लड़ाई हो गई है, लंच बॉक्स भूल आए हैं, कोई नोटबुक भूल आए हैं, टीचर का प्रेशर है, तो लर्निंग कम होगी आपकी, आप कम सीख पाओगे। आप कहीं जा रहे हैं, किसी समारोह में, किसी उसमें जा रहे प्रवचन में, और आपको घर की चिंता लगी है, तो उस महंत के द्वारा दिए गए प्रवचन भी आपको समझ में नहीं आएंगे। आप भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हो और आपका दिमाग कहीं और लगा है, तो आपको 5वें अध्याय समझ में कभी नहीं आएंगे। इसके अलावा उम्र, एक उम्र होती है हर चीज को सीखने की, इसीलिए हमने सभी का सिलेबस डिसाइड कर रखा है कि छोटे शिशु जो होते हैं उनका सिलेबस अलग। आपने देखा है पहले हम लोग जो है कक्षा 1 से प्रवेश कर लेते थे क्लास में जाके, उसके बाद आने प्रवेश कक्षा 1 से नहीं लेना, बच्चे को नर्सरी से प्रवेश कराना है। नर्सरी के बाद में सब ऑप्शन आएगा, नहीं सब प्ले सेंटर में जाना है, तो प्ले सेंटर आएगा, 2.5 साल में बच्चे को क्लास में भेजना है। 2.5 साल में बच्चा क्या करता है, जा करके वहाँ उसको एक लंच बॉक्स बढ़िया बना के मम्मी देती है, टिफिन देती है, उस क्लास 1 को उसके बहुत सारे टॉयज़ रखे होते हो, यहाँ वहाँ घूमता है, टॉयज़ को उठाता है, गाड़ी चलाता है, साइकिल चलाता है, कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आ जाता है, कभी मन आता है, लंच करने लगता है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे करके हम उसको शेड्यूल्ड करते हैं और क्लास से बैठना सिखाते हैं। जब बच्चा सीख जाता है तो फिर प्ले सेंटर में ही सेकेंडरी हम उसको क्या करते हैं, उसको कुछ वर्ड सिखाना शुरू कर देते हैं, अल्फ़ाबेट उसको देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे जो बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था में जितनी भी कहानियाँ होती हैं, जो भी हिस्ट्री है पढ़ाते हैं, सारी हिस्ट्री में हैप्पी एंडिंग होती है। हम कहीं भी इतिहास में नकारात्मक पहलू उसके सामने नहीं रखते कि उसके दिमाग में ऐसा ना हो कि नकारात्मक बातें पहले से प्रवेश कर जाए कि हमारा इतिहास कैसा। देखिए इतिहास में अच्छा बुरा सब कुछ था, लेकिन हम उसके सामने तुरंत ही ऐसे तथ्य नहीं रख सकते कि एकदम उसके मन में किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय के प्रति घृणा आ जाए। तो हम सभी धर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हम क्या करते हैं, उसका पाठ्यक्रम कैसे बनाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रखते हैं। इसके बाद जब किशोरावस्था में बालक आता है तो किशोरावस्था कहते तूफानों का दौर होता है, कई चीज़ें आप पर प्रेशर डाल रही, तो उम्र भी होती है, ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है, कई प्रकार के नए फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप बना रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में आप पर पढ़ाई का प्रेशर होता है, और पढ़ाई भी कौन सी आती है, कैरियर बनाने की, हम कैरियर बनाने की पढ़ाई आती है, तो उम्र भी आप पर बड़ा इफेक्ट डाल रही थी। तीसरी चीज़ होती है यौन, सेक्स, मेल फीमेल। कई बार आप देखते हैं कि लड़के पढ़ने में किसी विषय में तेज हैं, किसी में लड़कियां बहुत तेज होती हैं। लड़कियों की हैंड राइटिंग बड़ी सुंदर होती है, लेकिन मैथमेटिक्स से कुछ लड़कियां शायद कमजोर होती हैं, कहा जाता पहले। अब मैं नहीं कहता हूं, अब लड़कियां भी मैथमेटिक्स बहुत तेज होने लगी, लेकिन ये कहा जाता है कि लड़के अमूमन मैथमेटिक्स में तेज होते हैं और लड़कियां कला विषयक सब्जेक्टों में, जो मनोवैज्ञानिकों की राय है वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब लड़के लड़कियों हम कोई भी अंतर नहीं करते, दोनों प्रकार के विषयों में परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यौन दूसरे रूप में आज हमारे ऊपर संक्रमण कर रहा है, जिसका हम आगे वाले विषयों, आगे वाले कक्षाओं में उसका डिस्कशन करेंगे। एक है मैच्योरिटी, परिपक्वता की बात करेंगे, शिक्षार्थी की मैच्योरिटी। देखिए कितना मैच्योर है बच्चा, कम मैच्योर है, ज़्यादा मैच्योर है, विषय के प्रति कितना मैच्योर है, आयु के अनुसार कितना मैच्योर है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो चीज़ों को जल्दी सीखने लगता है, वरना क्या करता है, चीज़ों को देर से सीख पा है। जैसे हमने बाल्यावस्था की बात की, हमने आपसे किशोरावस्था की बात की, तो बाल्यावस्था में उसकी अवस्था क्या थी, क्या क्या चीज़ों के प्रति वो परिपक्व था, क्या चीज़ों को सीख पा रहा था, और किशोरावस्था में कितनी परिपक्वता उसके अंदर थी, कितनी चीज़ों को सीख पा रहा था, ये अवस्था उस पर काम कर रही हैं। इन्फेंसी पीरियड में उसकी परिपक्वता बिल्कुल कम थी और वो चीज़ों कम सीख पा रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे, और इसके और प्रभावित करने वाले कुछ कारक और हैं जिनकी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये आप देखेंगे। इसके अलावा देखिए ये जो हैं इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक और हैं। देखिए अवधान
अभिरुचि एवं क्षमता, जिसको हम एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और इसके इंटरेस्ट की बात करते हैं। कक्षा में छात्र विषय पर अधिक ध्यान देता है, उसका अटेंशन किसी चीज़ पर कितना ज़्यादा होता है, ज़्यादा ध्यान देता है तो जल्द ही सीखता है। देखिए, जब बालक किसी विषय पर ज़्यादा ध्यान देता है तो चीज़ों को जल्दी सीखता है, और अगर उसका ध्यान उस पर नहीं है विषय पर, आप देखेंगे बहुत सारे क्लास में जब बच्चे देखते हैं, फ्रंट जो बेंचर होते हैं वो बच्चे विषय के बहुत तेज साथ ध्यान दे रहे होते हैं, और जो बिल्कुल बैक बेंचर्स होते हैं, हो सकता है वो कम ध्यान दे रहा हो सकता है पेंसिल शार्पनर से उसको साफ कर रहे होते हैं, हो सकता है वो कुछ अपनी ड्राइंग बना रहे होते हैं और टीचर की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन फ्रंट बेंचर या बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं टीचर की बात को बहुत ज़्यादा एकाग्रचित होकर ध्यान दे रहे होते हैं, तो चीज़ों को ज़्यादा सीख रहे होते हैं। इसके अलावा उसके क्या होता है, अभिरुचि, एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, कि उसका उस विषय के प्रति एटीट्यूड क्या है। मुझे नहीं मज़ा आता इस विषय में, मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मुझे हिंदी बहुत पसंद है, मुझे काव्य शैली बहुत पसंद है। तो उसका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और उसकी जो रुचि, जो रुझान है, ये जो उसके लर्निंग पर इफेक्ट डालने वाली होती है। इसका सीखने की विधि, देखिए सीखने की विधियाँ भी कई प्रकार की होती है, कई प्रकार से बच्चे सीखते हैं। तो कहा कि पहले कहते थे कि नहीं साहब, बच्चा जो है शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा बच्चे के लिए है। तो क्या कह रहे हैं कि बालक जो है उसको मार की पीट के कैसे भी पढ़ाओ, मतलब बालक शिक्षा के लिए है। फिर बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया कि नहीं, शिक्षा बालक के लिए है। तो अब क्या करा गया कि आप कई प्रकार की विधियों को लगाइए, नई नई विधियों को ओरिजिन करिए, उन पर डिस्कस करिए, डिस्कवरी करिए उनकी, और फिर विधियों को ला करके छात्र को सिखाइए। कोई भी बच्चा एक ही विधि से ना सीखने वाला उसके अधीन नहीं हो सकता, उसके लिए अलग विधियों का प्रयोग किए सकते हैं। आप अलग अलग विधियों का प्रयोग करिए, प्रोजेक्टर मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, कहानी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, पर्यटन हम लोग बच्चे को ले आ सकते हैं, भ्रमण विधि पे ले आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल बहुत सारे मेथड्स हम कर सकते हैं। तो कई प्रकार की विधियाँ होती हैं, कई विषयों के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए हम विषयों को बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं कक्षा की भौतिक अवस्थाएँ। देखिए सीखे जाने वाले विषय, सीखे जाने विषय की हम बात करें, विषय की सार्थकता, विषय की लंबाई और विषय की कठिनता, इस तीन टॉपिक उन्होंने कहे हैं। सबसे पहली बात है सार्थकता, कि कई बार विषय जो होता है इतना उबाऊ होता है कि समझ में नहीं आता है, और उसकी बोरिंग जो होता है वो उसके बच्चा नहीं सीख पाता है। तो विषय की सार्थकता कि मेरा उद्देश्य क्या है इसका, उससे हम सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट मुझे जरूर पढ़ना है, ये परीक्षा में आने वाले हैं। कई बार टीचर से बच्चे पूछने आते हैं कि साहब ये मुझे इंपॉर्टेंट बताओ, क्या क्या पढ़ते हैं। तो बच्चे उस चीज़ की सार्थकता है, उसकी इंपॉर्टेंस, ये अगली क्लासेस में आने वाला है, तो छात्र उसको सीखता ज़्यादा है। इसका विषय की लंबाई, बहुत लंबा लेक्चर हो गया तो बोरिंग हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। विषय कठिनता, सर बहुत हार्ड है टॉपिक, नहीं समझ में आ रहा, एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर हो गए, नहीं समझ में आ रहा। हम लोग कई दूसरी विधियों के माध्यम, हो सकता है कई विधि ना सीख पा रहा, टीचर हो सकता है एक ही मेथड का प्रयोग ना कर पा रहा, तो हम ना सीख पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कहें कक्षा की भौतिक अवस्थाएं। देखिए जो क्लास हमारी होती है उसकी फिजिकल सिचुएशन भी हमें होना चाहिए। कक्षा में देखिए रोशनी की मात्रा कितनी है, सर्दी गर्मी से बचने के उपाय है, पंखा लगाए कि नहीं लगे हैं। कई बार आप देखते हैं बहुत सारे स्कूल कॉलेज में पंखे नहीं होते हैं, बच्चे गर्मी में पसीने से तरबतर हो रहे हैं, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, उमस हो रही है। या आपके पास जो टेबल कुर्सियाँ हैं, वो टेबल कुर्सियाँ जो है बहुत आरामदायक नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जब कंफर्टेबल हो सकता है टेबल ज़्यादा ऊंची हो या टेबल ज़्यादा ऊंची हो, ये कमर झुका के बच्चे को बहुत बैठना पड़ रहा, चेयर पर अनकम्फर्ट बैठने में फील कर रहा, ये स्थिति भी हो सकती है। तो ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाली होती है। इसके अलावा टीचर की नॉलेज, जो शिक्षक है उसका कितना कमांड है विषय पर, यह भी एक बड़ा विषय हो सकता है कि टीचर की नॉलेज अगर उसमें पकड़ उसकी अच्छी नहीं है तब भी इससे जो है छात्र उससे प्रभावित होते हैं। तो आप देखेंगे ये कई प्रकार के कारण होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक होते हैं जो उसको प्रभावित कर रहे होते हैं छात्र के अधिगम को, लर्निंग को, या जिससे उसकी लर्निंग स्टेमिना बढ़ रही होती है या उसकी स्टेमिना कम हो रही होती है। इसके बाद अब हम लोग जो हैं अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हम करेंगे कि वो कौन कौन से लर्निंग मेथड्स होते हैं, किन किन लर्निंग मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन मेथड्स के द्वारा जैसे थायरनडाइक की है या इसके अलावा पावलोव की है, उन थ्योरीज़ की हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से उन लर्निंग थ्योरीज़ को बताया और वो किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और कैसे हम लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, ये हम लोग करेंगे।